दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद। आज है 24 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इस्राएली हमलों में आज भी दर्जनों की मौत, गजा पट्टी में तबाही जारी। G7 मुल्कों ने की गजा में फौरन जंग बंदी और इंसानी मदद पहुंचाने की अपील। यूनाइटेड नेशंस में ट्रंप की मुलाकातें, अरब और मुस्लिम लीडर्स से गजा में मुकम्मल जंग बंदी पर की चर्चा। गजा में जारी जेनोसाइड रोकने के लिए किसी अरब नहीं बल्कि एक एशियन मुस्लिम मुल्क ने 20,000 फौजी भेजने का किया ऐलान। कतर के अमीर शेख तमीम ने यूएन में इसराइल पर लगाए सख्त इल्जाम और यूएन में ट्रंप के साथ हो गए दो मजाकिया कांड। टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया और एस्केलेटर रुक गया, लेकिन इल्जाम ट्रंप को ही पड़ गए उल्टे। कई और खबरें इन हेडलाइंस के अलावा। फिलहाल करते हैं शुरुआत इस शो की इस माजरत के साथ कि तबीयत जरा सी है नासाज। जब भी हिम्मत समेट लेते हैं आपके सामने आ जाते हैं। मौसमी बीमारियों ने जकड़ रखा है बस, लेकिन खबरों की डोज मैं आपको देता रहूंगा। ये पहली डोज कड़वी है, दुआ कीजिए कि ज्यादा दिन कड़वी ना रहे। इस्राएली फौज ने बुध की सुबह से गजा पट्टी पर ताज़ा हमलों में कम से कम 30 फलस्तीनियों को मार डाला। मेडिकल सोर्सेस के मुताबिक सिर्फ गजा सिटी पर हुए शदीद हवाई हमलों में 25 लोग मारे गए। बाकी अलग अलग इलाकों से मौतों की खबर आई है। गजा में पहले से जारी तबाही के बीच ये ताज़ा हमले फलस्तीनी लोगों के लिए और बड़ी तासीर लेकर आए हैं। गजा सिटी के अस्पताल अब पूरी तरह से ढहने की कगार पर है। इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई तेज़ होते ही हालात और ज़्यादा बदतर हो गए हैं। मेडिकल टीमों ने बताया है कि अस्पताल लगातार बमबारी के साए में काम कर रहे हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ में ज़रूरी दवाओं और सामान की भारी कमी है और जनरेटर चलाने के लिए बचा हुआ फ्यूल भी बस नाम भर का बाकी रह गया है। डॉक्टर्स और नर्सों को मजबूरन ये फैसला करना पड़ रहा है कि किस मरीज़ का इलाज पहले किया जाए और किसे वापस भेज दिया जाए, क्योंकि दवाओं की बहुत कमी है। कुछ फील्ड हॉस्पिटल हालात न झेल पाने की वजह से गजा सिटी छोड़कर साउथ की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। पीछे छूट गए मजलूम लोग अब बुनियादी इलाज तक के लिए भटक रहे हैं, तरस रहे हैं। इस बीच गजा सिविल डिफेंस और इमरजेंसी सर्विसेज कहती हैं कि तबाह सड़कों और जारी बमबारी की वजह से वो जख्मियों तक पहुंच ही नहीं पा रहे। कई जगह तो जख्मी लोगों को पैदल या बैलगाड़ियों या गधा गाड़ियों पर लाद कर अस्पतालों तक लाया गया। बैलगाड़ियां तो वहां क्या होती। उधर नॉर्थ रफा में मदद लेने पहुंचे लोगों पर इस्राएली फौज ने गोलियां बरसा दी। इसमें कम से कम 3 फलस्तीनी जो भूखे थे वो मारे गए। लोकल एम्बुलेंस के सोर्स के मुताबिक कई और लोग जख्मी हुए हैं इस गोलीबारी में। खाना हासिल करने की कोशिश में अब तक सैकड़ों फलस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और इसराइल के सहारे चल रहे एक विवादित GHF सेंटर्स पर भीड़ टूट रही है। यूएन ने इन सेंटर्स को लेकर पहले ही जबरदस्त मजम्मत की है और कहा है कि इंसानी मदद को हथियार बना दिया गया है। G7 कंट्रीज ने एक बार फिर गजा में फौरन जंगबंदी की अपील की है और इसराइल से कहा है कि इंसानी मदद का सैलाब गजा पहुंचने दिया जाए। G7 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के एक जॉइंट बयान में ये कहा गया कि हमने गजा के आम लोगों की भारी तकलीफ को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर ह्यूमैनिटेरियन मदद पहुंचाने और तमाम होस्टेजेस की रिहाई की ज़रूरत पर जोर दिया है। साथ ही इसराइल और हमास के बीच फायरबंदी की मांग भी दोहराई है इन G7 ममालिक ने। बयान में हमास की 7 अक्टूबर 2023 की कार्रवाई को बेहद खौफनाक और नाजायज़ दहशतगर्द हमला कहते हुए इसकी सख्त मजम्मत की गई और साफ किया गया कि गजा के मुस्तकबिल में हमास की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ना ही उसे दोबारा इसराइल के लिए ख़तरा बनने दिया जाएगा। इस बयान में इसराइल के हमलों को जेनोसाइड नहीं कहा गया, जबकि इन ममालिक की G7 ममालिक की आवाम इसे जेनोसाइड ही बुलाती है। दुनिया बुला रही है, यूएन भी कह रहा है और दुनिया की बड़ी तंजीमें भी कह रही हैं कि जेनोसाइड है, लेकिन G7 नहीं बोलता। मिनिस्टर्स ने यह भी कहा कि वो अरब पार्टनर्स के साथ मिलकर गजा की दोबारा तामीर और एक पायदार इसराइल फ़लस्तीनी अमन के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के मौके पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी, कतर, यूएई समेत कई मुस्लिम और अरब ममालिक के लीडर्स से अहम मुलाकात की।
اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق اس بیٹھک کا اصل مقصد غزہ کی جاری جنگ ختم کرنا اور ایک پرماننٹ جنگ بندی تک پہنچنا تھا۔ بات چیت میں ہوسٹیجز کی رہائی اور غزہ میں بگڑتے انسانی حالات سے نپٹنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے پر بھی زور دیا گیا۔ اس بیٹھک میں سعودی عرب، قطر، UAE، مصر، جارڈن، ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان کے لیڈرز، یعنی جہاں کے پریزیڈنٹ، جہاں کے پرائم منسٹر اور جہاں کے امیر ہوتے ہیں، ویسے لوگ شامل تھے۔ یہ ملاقات ٹھیک اس وقت ہوئی جب فرانس سمیت کئی ممالک نے فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا اور سعودی فرانس کی اگوائی میں 2 اسٹیٹ سولوشن پر ایک ہائی لیول کانفرنس منعقد کی گئی۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے اس میٹنگ کو بے حد فروٹفل بتایا، مطلب جس میں کچھ نتیجے آئے ہوں۔ ترکی پہلے ہی اسرائیل پر جینوسائیڈ جیسے حملوں کا الزام لگا چکا ہے۔ ترکی اسرائیل سے سارا کاروبار پہلے ہی روک چکا ہے اور وہ غزہ میں فوراً جنگ بندی کی مانگ بھی کر رہا ہے۔ نیو یارک میں ہوئی اس اہم بیٹھک کے بارے میں اب تک کوئی تفصیلی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے کہ اندر کیا کیا بات ہوئی۔ پھر سے بتا دوں کہ اس میٹنگ میں مصر، انڈونیشیا، جارڈن، پاکستان، قطر، سعودی عرب، ترکی اور UAE کے ٹاپ لیڈر شامل تھے۔ یہ کیوں دہرایا؟ اب سنیے الجزیرہ کیا لکھتا ہے۔ ٹرمپ نے اسے وہ گروپ کہا جو یہ کام کر سکتا ہے، مطلب جنگ بندی کرا سکتا ہے، مطلب یہ غزہ میں جنگ رکوا سکتے ہیں، مگر ٹرمپ کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ وہ خود وہ ملک ہیں جو ہر بار جنگ بندی کے پروپوزل پر ویٹو کر دیتا ہے۔ امریکی میڈیا ایکسیوس کے مطابق ٹرمپ کا اصلی پلان یہ ہے، الجزیرہ بھی یہ کہتا ہے، کہ عرب ممالک اور مسلم ملک غزہ میں اپنی اپنی فوجیں بھیجیں تاکہ اسرائیلی فوج کو غزہ سے نکلنے کا راستہ ملے اور پھر ٹرانزیشن اور ری بلڈنگ پروگرامز کے لیے پیسہ بھی جٹایا جا سکے، مطلب غزہ کی تعمیر کے لیے۔ اس بیٹھک کی خاص بات اور تھی، اگر تصویر آپ دیکھیں، کہ ٹرمپ کے برابر میں ایردوغان کی کرسی لگی تھی اور اس کا قد بھی کرسی کا ٹرمپ کی کرسی کے برابر تھا، جبکہ ان دونوں میں زبانی وار بہت چلتے ہیں۔ جبکہ ایردوغان بہت کوئی تحفے بھی نہیں دیتے ٹرمپ کو، پھر بھی جہاں تک ایک نیٹو ملک ہونے کی وجہ سے شاید ٹرمپ کی کرسی کے برابر میں ایردوغان کی کرسی لگی تھی، باقی جو جہاز دیتے ہیں وہ دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے نیو یارک میں UN جنرل اسمبلی کو خطاب کرتے ہوئے اسرائیل پر سخت الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ میں حماس نیتاؤں کو نشانہ بنانے والا اسرائیلی حملہ ایک دھوکے بازی تھا اور اس نے غزہ میں قتل عام روکنے کی کوششوں کو سیدھا نقصان پہنچایا ہے۔ امین نے کہا کہ 9 ستمبر کا یہ اسرائیلی حملہ ایک رہائشی علاقے میں ہوا جہاں اسکول اور ڈپلومیٹک مشنز موجود تھے۔ انہوں نے اسے سیاسی قتل قرار دیا، پولیٹیکل مرڈر، اور صاف کہا کہ اسرائیل اب ایک روگ اسٹیٹ بن چکا ہے۔ یاد رہے کہ قطر اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کرانے والا ایک اہم میڈیٹر ملک ہے۔ ایسے وقت میں یہ حملہ بات چیت کو پٹری سے اتارنے کی کوشش مانا جا رہا ہے اور نتنیاہو بھی چاہتا ہے کہ جنگ بند نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملے پر افسوس تو ظاہر کیا، لیکن اسرائیل کی مذمت کرنے سے بچ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ UN بلڈنگ میں 2 کانڈ ہو گئے، ہلکے پھلکے۔ پہلے تو ٹیلی پرومپٹر خراب نکلا اور دوسرا ایسکیلیٹر رک گیا۔ UN جنرل اسمبلی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اسپیچ کی شروعات ہی مذاق سے کی۔ ٹیلی پرومپٹر خراب نکلا، جس پر دیکھ کے پڑھتے ہیں نا لیڈر، کچھ لوگ پڑھتے پڑھتے اٹک جاتے ہیں، پھر یوں دیکھتے ہیں۔ ٹرمپ نہیں رکا۔ ٹیلی پرومپٹر خراب نکلا تو ٹرمپ نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی دقت نہیں، بنا ٹیلی پرومپٹر کے بولنا زیادہ دل سے بولنا ہوتا ہے۔ ہاں، مگر جس کو یہ چلانا تھا ٹیلی پرومپٹر، اب اس کی خیر نہیں۔ لوگ اس پہ ہنسنے لگے، مگر کچھ ہی دیر بعد سنیے، UN کے ایک آفیشل نے کچھ ہی دیر بعد یہ صاف کیا کہ ٹیلی پرومپٹر تو وائٹ ہاؤس کی طرف سے آپریٹ ہو رہا تھا، UN والے نہیں کر رہے تھے، آپ کے لوگوں کی گڑبڑی ہے۔ ٹرمپ کے اترتے ہی UNGA کی پریزیڈنٹ اینالینا بیرباک نے بھی ہلکی مسکان کے ساتھ کہا، فکر مت کیجئے، UN کے ٹیلی پرومپٹر بالکل صحیح کام کر رہے ہیں۔ بیرباک جرمنی کی فارن منسٹر رہ چکی ہیں اور ان کا یہ کمنٹ ہال میں موجود ڈیلیگیٹس کے لیے کسی پنچ لائن سے کم نہیں لگا، لوگ ہنسنے لگے۔ پھر ایک اور بات آئی، العربیہ کی ہیڈ لائن دیکھی، ہو اسٹاپ دا UN escalator لائکلی ٹرمپس ویڈیوگرافر UN says۔ اس میں لکھا ہے کہ بھئی جب یہ ٹرمپ چڑھ رہے تھے ایسکیلیٹر پر
तो वो तो अपने आप मूव होता है, लेकिन फिर वो रुक गया, फिर ट्रंप को सीढ़ियाँ खुद ही पैदल चढ़नी पड़ी। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि हमने शायद वो मिस्ट्री सॉल्व कर ली है कि उस एस्केलेटर को किसने रोका, एकदम से वो रुक कैसे गया जिस पर डोनाल्ड ट्रंप सवार थे। तो कहा कि हो सकता है उनके वीडियोग्राफर ने एक्सीडेंटली सेफ्टी मैकेनिज्म को ट्रिगर कर दिया हो, बटन दबा दिया, जो ऊपर होता है ना लाल लाल कलर का दिख रहा होता है एस्केलेटर, जिन्होंने यूज़ किए होंगे, लाल और हरे दो होते हैं बटन, तो लाल बटन दबा दिया हो गया, एस्केलेटर रुक गया ताकि वो फोटो ले सके या कुछ, उससे एक्सीडेंटली रुक गया होगा। तो जो है वो ट्रंप जो है इसका मजाक ही उड़ा रहे थे। ट्रंप बोले कि दीज आर द टू थिंग्स आई गॉट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, अ बैड एस्केलेटर एंड अ बैड टेलीप्रॉम्प्टर। सब लोग हंसने लगे कि दो चीज़ें आज मुझे यूएन से मिली हैं, एक ख़राब एस्केलेटर, एक ख़राब टेलीप्रॉम्प्टर। तो यूएन कह रहा है कि हो सकता है कि आपकी वीडियोग्राफर ने वो रोक दिया। तो थोड़े बहुत हंसी के मोमेंट्स थे। कोई अरब मुल्क नहीं बल्कि एक मुस्लिम ममालिक है जिसने कहा है कि मैं अपने 20,000 फौजी गज़ा में भेजने को तैयार हूँ। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने वो बाइट शेयर की है और ये मुल्क है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सरबराह ने यह ऐलान किया यूनाइटेड नेशंस के पोडियम से कि हम 20,000 फौजी गज़ा में अमन को सिक्योर करने के लिए, अमन बहाल करने के लिए और जो वहाँ पर जेनोसाइड जारी है उसे रोकने के लिए अपने 20,000 फौजी भेजने को तैयार है। इंडोनेशिया एशिया का मुल्क, जजीरे नुमा मुल्क, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क, उसका यह ऐलान है। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान का एक फेमस कोट है जो कि न्यूयॉर्क में सेंट्रल बिल्डिंग पे जो है वो दिख रहा था, और इसका बड़ा इम्पैक्ट था कि न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है और वहाँ तुर्की के प्रेसिडेंट का कोट जो वो हमेशा कहते थे और यूएन में कह चुके थे, वो चीज़ लिखी जा रही थी जैसे कि न्यूयॉर्क में लोग ये कह रहे हों कि ये होना चाहिए जो एर्दोगान कहते हैं। और उसमें क्या है, वो कोट क्या है एर्दोगान का, द वर्ल्ड इज़ बिगर देन 5, कि ये दुनिया 5 से बड़ी है। कौन 5? वो 5 जिन्हें यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर हासिल है। कौन? अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। तो ये दुनिया उन 5 लोगों से बड़ी है और वीटो पावर अब और बढ़नी चाहिए। मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब और मुल्कों को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए ताकि उन्हें भी वीटो पावर मिल सके। ये सिर्फ ही 5 बड़ी महाशक्तियां नहीं हैं, बड़ी पावर्स नहीं हैं, और ये एक तरीके का कहते हैं ना कि भेदभाव है, तासुब है। खैर, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला जो जहाज़ों का काफिला बढ़ रहा है उसके आसपास धमाके हुए हैं सर, और उनका कम्युनिकेशन जैमिंग भी हुआ है। आज सुबह ये धमाके हुए शहर से सुबह की रोशनी तक, और हमने उसके वीडियो देखे हैं, हम आपको अलग से वीडियो दिखाएंगे। 13 धमाके हुए हैं। जो गज़ा में मदद का सामान लेकर जियालों का ये कारवां जा रहा है उसे रोकने की बराबर कोशिश हो रही है। कल ही इसराइल ने कहा कि हम इन्हें आने नहीं देंगे, हम इन्हें जो है कदम रखने नहीं देंगे, आना है तो एश्केलोन बंदरगाह पर आए। अलग ही वो चल रहा है। सीरिया और इसराइल जो है वो नियरली डी एस्केलेशन के करीब पहुंच गए हैं। यूएस के एनवॉय ने कहा है कि दोनों के बीच एक अमन मुआहदा होने वाला है जिसमें ये तय होगा कि इसराइल सीरिया पर हमले बंद कर देगा जो भी करता है, और सीरिया की जो हुकूमत है वो कभी भी इसराइल से लगते हुए सरहद पर हैवी हथियार डिप्लॉय नहीं करेगी। जबकि इसके पीछे का एक और मसला है जिसे डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। इस डील में शायद ये भी हो कि इसराइल से ईरान पर हमला करने का, इसराइल को सीरिया के ज़रिए ईरान पर हमला करने का रास्ता दे दिया जाए, एयर स्पेस दे दिया जाए। ये भी हो सकता है। इस मुआहदे की एक शर्त ये भी हो सकती है, मैक्रॉन टू होल्ड मीटिंग विद ईरान प्रेसिडेंट ओवर यूएन सैंक्शंस। अब मैक्रॉन जो है अमेरिका में है, एमैनुअल मैक्रॉन फ्रांस के सदर E3 का हिस्सा है, यूरोप के 3 बड़े मुल्कों में से। ये वो मुल्क हैं जिन्होंने वापस पाबंदियां लगा दी हैं ईरान पर। मैक्रॉन उसका हिस्सा है, सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा है। और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी न्यूयॉर्क में हैं यूएन की मीटिंग के लिए। तो वहाँ इन दोनों की मुलाकात हो सकती है, और जो ईरान पर इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं उसको लेकर बात हो सकती है कि भैया देखो इस तरीके से नहीं करते। हम अपना कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लान को जो है हम हमेशा अमन पसंद बताते हैं, लेकिन आप क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम पर और पाबंदियां आयद करें। तो इसको लेकर कुछ बातचीत हो सकती है। अभी अंदाजे लगाना बड़ा मुश्किल है,
बातचीत होगी तो आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।